नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक के लेक्चर थर्ड में आज हम रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की स्टडी करेंगे। रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन अर्थात वेग नियम अथवा वेग व्यंजक क्या होते हैं, वेग पर सांद्रता की निर्भरता क्या है और विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होते हैं, इसको हम देखें। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, किसी निश्चित ताप पर अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे हम एक रिएक्शन लें, ए जो क्रियाकारक है वो उत्पाद बी में, प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस अभिक्रिया में जो क्रियाकारक, जो रिएक्टेंट ए है, उसकी आणविक सांद्रता या मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन Ca है। तो हम अभिक्रिया वेग को देखें तो अभिक्रिया वेग क्या होगा? अभिक्रिया वेग dx/dt समानुपाती होगा क्रियाकारक की मूलर सांद्रता के, अर्थात dx/dt प्रोपोर्शनल टू Ca। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं k, अर्थात हमारा dx/dt इक्वल टू kCa होगा। या हम Ca को या मूलर सांद्रता को इस तरह से भी दिखा सकते हैं, बड़े ब्रैकेट में हम a को लिखते हैं जो कि मूलर सांद्रता को व्यक्त करता है, अर्थात हम कहेंगे dx/dt अर्थात अभिक्रिया की दर dx/dt इक्वल टू क्या होगा? k इंटू ए। यहाँ बड़े ब्रैकेट में जो a है या Ca है वह क्रियाकारक a की मूलर सांद्रता को व्यक्त करता है और k एक समानुपाती स्थिरांक है जो कि पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। k को हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट यानी विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेलोसिटी कांस्टेंट या वेग स्थिरांक या वेलोसिटी कोफिशिएंट, वेग गुणांक के नाम से जानते हैं। यदि हम ताप स्थिर रखें और क्रियाकारक की सांद्रता यूनिट कर दें, एकांक कर दें, तो जो अभिक्रिया का वेग होगा dx/dt वो किसके बराबर होगा? k के बराबर हो जाएगा, यानी हमारे वेग कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है जब क्रियाकारक की सांद्रता यूनिट हो, इकाई हो। अब हम ऐसी रिएक्शन लें जिसमें क्रियाकारक यानी एक से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं, यानी क्रियाकारकों की संख्या एक से अधिक है। जैसे हम एक रिएक्शन लें, इसमें क्रियाकारक A जो है उसके A मोल, क्रियाकारक B के B मोल और क्रियाकारक के C के C मोल आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया वेग समीकरण होगा वो होगा हमारा dx/dt प्रोपोर्शनल टू Ca की पावर A इंटू Cb की पावर B इंटू Cc की पावर C। यहाँ Ca क्रियाकारक A का मोलर सांद्रता है, Cb क्रियाकारक B की मोलर सांद्रता है और Cc क्रियाकारक C की मोलर सांद्रता है। और Ca पर जो घात A है, स्मॉल a है, वो क्रियाकारक A के मोलों की संख्या है। इसी तरह से घात Cb पर जो घात B है वो क्रियाकारक B के मोल की संख्या होती है और C पर जो घात C है वो क्रियाकारक C के मोल्स की संख्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रियाकारक के मोल की संख्या है उसको हम अभिक्रिया वेग समीकरण में उस क्रियाकारक की सांद्रता की घात बना देते हैं। तो उस स्थिति में अभिक्रिया वेग समीकरण हमारा क्या होगा? dx/dt प्रोपोर्शनल टू Caa की पावर A इंटू Cb की पावर B इंटू Cc की पावर C। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं dx/dt प्रोपोर्शनल टू A की पावर A इंटू B की पावर B इंटू C की पावर C। अब हम
प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं के। तो अब अभिक्रिया वेग हमारा क्या हो गया, dx अपॉन dt इक्वल टू के ए की पावर a इंटू बी की पावर v इंटू सी की पावर c। यदि क्रियाकारक की सांद्रता a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभी क्रियाकारक या सभी अभिकारकों की सांद्रता यूनिट हो, तो यहाँ हम ए बी और सी में का मान 1 रखें तो अभिक्रिया का वेग किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभिक्रिया वेग के को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, या हम कह सकते हैं कि जब क्रियाकारकों की सांद्रता का मान इकाई हो, यूनिट हो, तो अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन सेकंड जो है वो वेग नियम, रेट लॉ या वेग व्यंजक या रेट एक्सप्रेशन कहलाती है। तो रेट एक्सप्रेशन क्या है, रेट एक्सप्रेशन अभिक्रिया वेग समीकरण कहलाती है, और अभिक्रिया वेग समीकरण में जो नियतांक है वो विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक कहलाता है। अब वेग हम देखें, अभी अभिक्रिया वेग हमने देखा dx अपॉन dt इक्वल टू के ए की पावर a इंटू बी की पावर v। ये जो समीकरण है, यह समीकरण अभिक्रिया वेग और क्रियाकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को बताती है। इस समीकरण को हम वेग समीकरण, रेट एक्सप्रेशन या वेग नियम, रेट लॉ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ k जो है इस समीकरण में जो k है वो हमारा विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक कहलाता है, और इस k का मान निश्चित ताप पर निश्चित होता है, अर्थात k क्रियाकारक की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। ताप का मान बढ़ाने पर k का मान प्राय बढ़ता है और ताप घटाते हैं तो k का मान घटता है। k का मान उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी बढ़ता है, लेकिन k का मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब हम एक रिएक्शन देखें। माना NO और H2 आपस में अभिक्रिया करके, यानी 2NO और 2H2 आपस में अभिक्रिया करके N2 और H2O बनाता है, N2 and 2H2। तो इस अभिक्रिया के लिए हमारा अभिक्रिया वेग समीकरण क्या होगा? अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन के अनुसार हमारा अभिक्रिया वेग समीकरण क्या होना चाहिए, dx अपॉन dt इक्वल टू के NO की पावर 2 इंटू H2 की पावर 2। परंतु यह अभिक्रिया वेग समीकरण नहीं होता है, क्योंकि यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। यानी पहला पद हमारा होगा N2 प्लस H2 इक्वल टू N2 प्लस H2O2। ठीक है, फिर ये H2O2 पुनः H2 से अभिक्रिया करके जल बना लेता है। इसमें पहला पद जो है वो स्लो है और दूसरा पद जो है वो फास्ट है। तो जो स्लो स्टेप होता है, जो धीमा पद होता है, मंद पद होता है, वही अभिक्रिया वेग समीकरण को व्यक्त करता है। तो इस अभिक्रिया के लिए, यानी इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया वेग समीकरण होगा वो प्रथम पद पर निर्भर करेगा, और वो अभिक्रिया वेग समीकरण क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल टू के NO की पावर 2 इंटू H2। तो यह वास्तव में इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग समीकरण होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वेग समीकरण में केवल उन्हीं क्रियाकारकों को लेते हैं जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। यानी यहाँ हम इस अभिक्रिया में हमने इन दोनों क्रियाकारकों को लिया क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल इस स्टेप पर ही निर्भर करता है, यानी इन दोनों क्रियाकारकों पर ही निर्भर करता है। या हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग समीकरण में उन्हीं क्रियाकारकों को लेंगे जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। दूसरा, यदि कोई अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, जैसे हम इस अभिक्रिया में देखते हैं ये दो पदों में संपन्न हो रही है,
तो जो मंद गति वाला पद है या मंद गति वाली अभिक्रिया है, वही अभिक्रिया वेग समीकरण को व्यक्त करती है। अब हम अभिक्रिया वेग स्थिरांक, जो वेग स्थिरांक है उसका मात्रक और इकाई देखें। अभिक्रिया वेग R इक्वल टू हमारा होता है सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, या हम ये कह सकते हैं सांद्रता अपॉन समय। सांद्रता की यूनिट हमारी होती है मोल पर लीटर और समय की सेकंड। तो ये दोनों यूनिट हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो R इक्वल टू हमारा आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, या हम ये कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब हमारी अभिक्रिया वेग समीकरण है dx अपॉन dt इक्वल टू k a की पावर a इंटू बी की पावर v इंटू डैश डैश डॉट डॉट डॉट। यहाँ हम dx अपॉन dt यानी अभिक्रिया वेग की यूनिट रखें। अभिक्रिया वेग की यूनिट अभी हमने देखी, अभिक्रिया वेग की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये अभिक्रिया वेग की यूनिट हम रख देते हैं, और यहाँ a की यूनिट जो है मोल पर लीटर है और b की यूनिट भी मोल पर लीटर है, यानी a सांद्रता और b क्रियाकारक b की सांद्रता है, तो सांद्रता की यूनिट मोल पर लीटर होती है। तो a की जगह हम रखेंगे मोल पर लीटर की पावर a इंटू मोल पर लीटर की पावर v इंटू डॉट डॉट डॉट। या हम ये कह सकते हैं कि मोल पर लीटर a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी प्लस डॉट 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 को हम के n से स्मॉल n से व्यक्त करें तो k इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो k इक्वल टू हमारा होगा यहाँ हम ये कहते हैं मोल पर लीटर इंटू 1/सेकंड इक्वल टू k मोल पर लीटर n, ठीक है। या हम इसको शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करके यानी ये मोल पर लीटर n यहाँ आएगा, तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर इंटू 1/सेकंड इक्वल टू इंटू लीटर मोल n, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि k इक्वल टू हमारा हो गया लीटर मोल n-1 सेकंड इनवर्स। अर्थात k की यूनिट हमारी क्या हो गई, k की मात्रा k इक्वल टू लीटर पर मोल n-1 सेकंड इनवर्स। अब हम एक एक अभिक्रिया के लिए, एक एक कोटि की अभिक्रिया के लिए हम k का मात्रक देखें। जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम k का मात्रक देखें तो k का मात्रक k1 क्या होगा, k1 1 बताता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k1 क्या होगा, यहाँ हम n की जगह 1 रखते हैं, यानी अभी हमने कॉमन k का फार्मूला देखा, k इक्वल टू लीटर पर मोल n-1 सेकेंड इनवर्स था। अब n की वैल्यू अगर हम 1 रखें यहाँ, तो 1 रखने पर हमारा क्या होगा, लीटर पर मोल की पावर 0 सेकेंड इनवर्स। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो मात्रक होगा वो हमारा सेकेंड इनवर्स होगा, ठीक है। अब हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया देखें। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में हम n इक्वल टू 2 रखते हैं, अर्थात अभिक्रिया वेग समीकरण में जो दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं तो n इक्वल टू 2 हो गया, वह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो यहाँ n की वैल्यू 2 रखने पर हमारा k2 इक्वल टू क्या होगा, लीटर पर मोल 2-1 सेकेंड इनवर्स। या हम कहेंगे 2-1 इक्वल टू हमारा 1 हो गया, तो k2 की मात्रा हो गया लीटर
मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से हम थर्ड ऑर्डर देखें, तृतीय कोटि की अभिक्रिया देखें, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n इक्वल टू हमारा होगा 3। n की वैल्यू हम यहाँ 3 रख देते हैं, 3 रखने पर 3 - 1 हो गया, 3 - 1 अर्थात ये 2 हो जाएगा। तो हमारा तृतीय कोटि के लिए k का मात्रक हो गया लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स। अब जीरो ऑर्डर देखें हम, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मान, शून्य कोटि के लिए n इक्वल टू हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ रखेंगे n की वैल्यू 0 रख देंगे, तो हमारा क्या होगा लीटर पर मोल की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। या हम ये कह सकते हैं कि K0 जो होगा वो हमारा होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए K के मात्रक थे। थैंक यू।